Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer, and today's topic is hyperemesis gravidarum. First of all, thank you for subscribing my channel. We have completed approx 4000 to 100 something subscribers, and thank you for this. And आप इसी तरह चैनल को सपोर्ट करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपके फ्रेंड्स को भी नीड है मेडिकल वीडियोस की। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि इस चीज़ पर नया आपको वीडियो चाहिए, नया टॉपिक कोई बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको लेक्चर समझ आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो और चैनल को लाइक ज़रूर किया करो, बिकॉज़ इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग को समझ आ रहा है, तो मुझे भी लगता है कि नहीं मैं और वीडियोस बना सकती हूँ और मुझे बनाने चाहिए। देन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ हाइपर एमिसिस ग्रेविडेरम। सो व्हाट इज़ its name indicated? Gravidarum means related to gravida, and hyperemesis is related to more than something. Yeah, right, hyper means. We will go for the definition. So what the definition says, like, it is a severe type of vomiting of pregnancy which has got deleterious effect on the health of mother and incapacitates her in day to day activities. ठीक है, यानी कि क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है प्रेगनेंसी के अंदर जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा वॉमिटिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से डे टू डे जो एक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। इसको हम बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, मीन्स ज़्यादा हो, किसी चीज़ का ज़्यादा होना। वॉमिटिंग जब ज़्यादा होती है तो वो इस कंडीशन में आती है। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? सो मोस्टली तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक वॉमिटिंग होती है, देन उसके बाद वो सबसाइड हो जाती है। बट इसमें क्या होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही ज़्यादातर देखने को मिलती है, एंड इसकी जो सेकेंड प्रेगनेंसी हो तो उसमें जो परसेंटेज 15% ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। अगर यंग एज में प्रेगनेंसी हो जाए या फिर लो बॉडी मास होता है किसी का, हिस्ट्री ऑफ मोशन एंड सिकनेस एंड विद द माइग्रेन, ठीक है, एंड इट हैज़ गॉट फैमिलियर हिस्ट्री अगर किसी को है तो भी उधर से हो सकता है। और अगर हेरिडिटी फॉर्म मोल वाली कंडीशन होती है और मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ पे भी ज़्यादा देखने को मिलता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जो HCG का लेवल होता है वो ज़्यादा होता है उस टाइम पर। एक तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में देखो और एक डबल प्रेगनेंसी में, तो वहाँ पे ज़रूर ज़्यादा लेवल होगा HCG का। या राइट, अब HCG का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। एंड इसके साथ साथ अगर आपको हेरिडिटी फॉर्म मोल पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, आई विल मेक दैट डेफिनेटली। एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी पे वीडियो अपलोडेड है, आप उसको जा करके देख सकते हो। सो चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो इसका कॉज है वो है कि मोर कॉमन होता है ये अनप्लान प्रेगनेंसी में, ठीक है। सो दिस आर दी ऑल कॉजेस। नेक्स्ट कुछ थ्योरीज दी हैं, राइट, कुछ थ्योरीज दी है जिसमें बताया गया है कि ऐसा क्यों होता है। तो एक एक थ्योरी को हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हार्मोनल थ्योरी दी गई है। सो हार्मोनल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो मैंने आपको बताया कि HCG लेवल जो होता है वो हाई होता है। अब HCG लेवल किस किस में हाई होता है? एक तो अगर हेरिडिटी फॉर्म मोल वाली कंडीशन है तो उसमें भी HCG लेवल ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ अगर डबल प्रेगनेंसी है तो उसमें भी, मीन्स ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसमें भी ज़्यादा होता है। तो HCG लेवल जब ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी वॉमिटिंग ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। एक तो थ्योरी ये बोलती है। इसके साथ ही ये थ्योरी ये भी बताती है हमें कि हाई सीरम लेवल होता है एस्ट्रोजन का एंड प्रोजेस्टेरोन का, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कार्डिक स्फिंक्टर होता है ना वो रिलैक्स नहीं हो पाता प्रॉपर, एंड दैट विल इम्पेयर द गैस्ट्रिक मोटालिटी। ओके, तो जब गैस्ट्रिक मोटालिटी नहीं होगी, यहाँ से गैस्ट्रिक मोटालिटी नहीं होगी तो वो ऊपर की तरफ रिगर्जिटेट होगा, तो उसकी वजह से वॉमिटिंग हो सकती है। सो फर्स्ट थ्योरी आपकी थी हार्मोनल थ्योरी। नेक्स्ट है साइकोजेनिक थ्योरी। साइकोजेनिक का क्या मतलब है? दिस इज रिलेटेड टू साइकेट्री, रिलेटेड टू माइंड, राइट। तो इसमें क्या होता है कि लाइक एक तो ऐसा साइकोलॉजिकली भी होता है कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग आती है, सो इट विल एग्रीवेट द नोजिया वंस इट बिगिन। ओके, एक बार किसी को हो गया तो वो साइकोलॉजिकली दिमाग में होता है कि वॉमिटिंग आने वाली है और वो बार बार उसको ट्राई करता है। So this is a neurologic element sometimes plays a role as evidenced by its subsides after shifting the patient from the home surrounding, and conversion disorder, somatization, excess perception of sensation by the mother and अदर थ्योरीज आर दी अदर थ्योरीज, ठीक है। मीन्स मदर को, जैसे मैंने बताया, न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट एक इसमें ऐड हो जाता है, और न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट ऐड होने की वजह से साइकोलॉजिकल थिंकिंग ऐसी बन जाती है कि एक बार अगर फीलिंग हुई, नोजिया क्या होता है, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, लाइक एक बार अगर उसको फीलिंग हुई तो उसको लगता है कि नहीं अभी वॉमिटिंग, जैसे कि बार बार अग्रीवेट हो जाता है वो चीज़। ओके, तो दिस इज साइकोजेनिक थ्योरी। नेक्स्ट है थर्ड, दैट इज डाइटिक डेफिशिएंसी थ्योरी। सो इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास
due to low carbohydrate reserve, and it happens after the night without food. After a night without food, deficiency of vitamin B6, vitamin B1 and protein may have effect rather than its cause. Okay, so if अगर कोई वुमेन ने रात को फूड नहीं किया है, रात को खाना नहीं खाया, या फिर उसके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो भी उसकी वजह से नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होगा, उसको वॉमिटिंग वाली फीलिंग या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिकल चेंजेस। अब जब बॉडी में इतना सब कुछ हो रहा है तो क्या कुछ कुछ चेंजेस भी होंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिक चेंजेस कि मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, व्हाट आर दी मेटाबॉलिक चेंजेस। क्योंकि एक तो इनटेक ऑफ फूड नहीं होगा एडिक्वेट, तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन है, जो मदर की बॉडी में ग्लाइकोजन है, उसका वो रिड्यूस हो जाएगा ना, वो ब्रेक डाउन होगा। और अगर ग्लाइकोजन ही नहीं है बॉडी में तो क्या ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी तो चाहिए बॉडी को, तो जो फैट है वो ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाएंगे। और ड्यू टू लो कार्बोहाइड्रेट देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन of fat and accumulation of ketone bodies in the blood. The acetone is ultimately excreted through the kidneys and in the breath. So acetone जो है एक्सक्रीट आउट होगा यूरिन के थ्रू और ब्रीथ के थ्रू। एसीटोन कैसे पता चलेगा, एक थोड़ा सा फ्रूटफुल सा स्मेल, फ्रूट लाइक एसीटोन अब स्मेल आएगा वॉमिट यूरिन में, और जब वो माउथ से भी ब्रीथिंग के थ्रू भी ऐसे एक अजीब सा स्मेल आएगा, जिससे ये पता चलता है। एंड क्या होता है, बॉडी में हमें एनर्जी चाहिए, राइट, बॉडी को एनर्जी चाहिए, कुछ भी करना है तो बॉडी नीड्स एनर्जी, और बॉडी को एनर्जी कहाँ मिलता है, फ्रॉम द फूड। फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सो ये सब चीज़ें होती हैं। अब बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, तो बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज को यूज़ करती है, लाइक ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इन द ग्लूकोज एंड बॉडी विल यूज दैट ग्लूकोज फॉर द एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, राइट। बट अगर बॉडी ने खाना नहीं खाया है, बॉडी के पास ग्लूकोज नहीं है, तो वो क्या करेगी, जो उसके पास प्रिजर्व्ड है, प्रिजर्व्ड क्या है, फैट, ठीक है। सो फैट उसके पास प्रिजर्व था, तो वो फैट को ब्रेक डाउन करेगा और उसको एनर्जी के रूप में यूज़ करेगा। सो दिस इज अबाउट द मेटाबॉलिक चेंजेस। नेक्स्ट देर इज ऑल्सो इंक्रीज इन एंडोजिमस टिश्यू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रिजल्ट इन एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन in the urine, and water and electrolyte metabolism are seriously affected leading to biochemical and circulatory changes। अब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लाइक बायोकेमिकल चेंजेस एंड सर्कुलेटरी चेंजेस। वी विल डिस्कस दिस लेटर। सो आई होप आपको मेटाबॉलिक चेंजेस समझ आए होंगे। सो दिस इज बायोकेमिकल चेंजेस। बायोकेमिकल चेंजेस में क्या आता है, लाइक पेशेंट डेवलप एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस फ्रॉम लॉस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड and hypokalemia, loss of water and salt in the vomit, result fall in plasma sodium, पोटेशियम एंड क्लोराइड। मीन्स इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है ना कहीं इम्बैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, एंड पेशेंट को क्या हो सकता है, हेपेटिक डिसफंक्शन हो सकता है। अब अगर वो होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा कि हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोप्रोटीनिया हो सकता है, एंड विटामिनोसिस हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज बायोकेमिकल चेंजेस। बॉडी में केमिकली क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, बायोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, सो दिस इज रिलेटेड टू दिस। एंड नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी चेंजेस। सो व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग विद दिस वर्ड सर्कुलेटरी, ओके। सो दिस इज देर इज hemo concentration leading to rise in hemoglobin percentage, RBC count and hematocrit values. There is a slight increase in white cells count एंड विद इंक्रीज इन इस्नोफिल्स। जो बॉडी के अंदर वाइट सेल्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो इस्नोफिल्स होते हैं, वाइट सेल के अंदर ही होते हैं इस्नोफिल, मैक्रोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, दीज आर दी ऑल द कंपोनेंट। सो इस्नोफिल्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है एंड देर इज कॉन्कोमिटेंट रिडक्शन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है डिक्रीज हो जाता है। सो दिस इज अबाउट सर्कुलेटरी चेंजेस। तो आई होप आपको तीनों चेंजेस समझ आए होंगे। फर्स्ट इज योर मेटाबॉलिक, देन बायोकेमिकल, देन सर्कुलेटरी चेंजेस, राइट। Next, we will discuss about the clinical course. So, clinical course is divided into two parts. First is early and second is late. So, early का मतलब है vomiting occur throughout the day, and it कहीं ना कहीं क्या करता है, ये डे टू डे एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करता है, एंड कोई भी एविडेंस नहीं है कि उसे डिहाइड्रेशन, स्टारवेशन की वजह से हो रहा है। एंड जो लेट होता है वो क्या होता है, इसमें एविडेंस होते हैं कि डिहाइड्रेशन, स्टारवेशन आर प्रेजेंट। सो दिस इज द टाइप। तो व्हाट विल बी द सिम्टम्स, आई होप आप सिम्टम्स को सोच पा रहे होंगे। तो सिम्टम में क्या होगा, अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एक तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम जैसे नाम है, तो वॉमिटिंग ज़्यादा होगी, एंड यूरिन क्वांटिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, लाइक ओलिगोरिया हो जाएगा, एपिगेस्ट्रिक पेन होगा,
कॉन्स्टिपेशंस होगा एंड कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। सो दिस आर द सिम्टम्स। नेक्स्ट साइन में क्या होगा? सो इससे पहले आपको ना साइन और सिम्टम में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं पता है तो आप लिखिए नो, एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी अगर मुझे रिप्लाईज आते हैं तो अब सिम्टम पता चल गया। अब साइन में क्या होगा? डिहाइड्रेशन, कीटोएसिडोसिस के फीचर्स प्रेजेंट होंगे, ड्राई कोटेड टंग होगी, सनकन आइज होगी। सनकन आइज क्या होती है ना, आइज जब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है तो क्या होता है, जो आई होती है वो ऐसे लगता है ना कि अंदर चली गई है, लाइक बहुत ज़्यादा वीकनेस में ब्लैक ब्लैक हो जाता है आंखों के नीचे और इस टाइप से। एसीटोन स्मेल होगा इन ब्रीथ में। क्यों हो रहा था? क्योंकि फैट का ब्रेकडाउन हो रहा है, एंड फैट किस में ब्रेकडाउन होता है ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है। ओके, सो नेक्स्ट ट्रैकिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, राइज इन टेम्परेचर भी हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है, दैट इज़ अ लेट फीचर बट इट मे अकर, एंड in such case in such late cases are rarely seen these days. Vaginal examination or ultrasonography is done to confirm the diagnosis of pregnancy. So अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो प्रेगनेंसी है या नहीं, इसको करने के लिए हम डायग्नोसिस भी करा सकते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होगा? तो इन्वेस्टिगेशन में एक तो हमने अब देखा कि अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जा सकती है, उसके साथ साथ हम यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं। तो जब यूरिन का एनालिसिस करेंगे तो एक तो यूरिन का अमाउंट जो होगा वो स्मॉल होगा। क्यों हो रहा है स्मॉल? क्योंकि वॉमिटिंग से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी जो फ्लूइड है वो बाहर निकल गया है बॉडी से, तो इस वजह से ऑलिग्यूरिया हो जाएगा। डार्क कलर का यूरिन होगा, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, उसके अंदर एसीटोन की स्मेल होगी, फ्रूटफुल स्मेल जो होती है, ठीक है। देन बायोकेमिकल और सर्कुलेटरी चेंजेस मेंशन मैंने आपको पहले ही बता दिए। इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, दिस ऑल विल यू विल सी। सीरम जो होता है TSH3 एंड T4, वुमेन में सफ़र फ्रॉम ट्रांजिट फेज ऑफ थायराइड डिसफंक्शन, एंड ophthalmoscopic examination is required if the patient is seriously ill. ओके, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा इल है तो ophthalmic examination भी करेंगे जिसमें हमें रेटिनल हैमरेज भी देखने को मिल सकता है, एंड डीअटैचमेंट ऑफ रेटिना आर मोस्ट अनफेवरेबल साइन। नेक्स्ट हम ECG भी करा सकते हैं। नेक्स्ट इज मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या हो सकते हैं? सो व्हाट विल बी द मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस, मदर को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? एक तो वर्निक्स एंसेफिलोपैथी हो सकता है, ठीक है। बेरी हो सकता है ड्यू टू थायमिन डेफिशिएंसी, क्योंकि विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो रही थी, मैंने आपको बताया था। प्रोटीन माइलोनालिसिस हो सकता है। देन पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है, कार्स्कोफ साइकोसिस हो सकता है, स्ट्रेस अल्सर हो सकते हैं स्टमक के अंदर, ईसोफेजियल टीयर भी हो सकता है, एंड जॉन्डिस हो सकता है, हेपेटिक फेलियर हो सकता है जो कि अभी हमने पढ़ा था लेट स्टेज में होगा बट इट मे ऑकर। देन कन्वर्जन एंड कॉमा में जा सकती है लेडी। देन हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया हो सकता है ड्यू टू विटामिन के की डिफिशियंसी से, एंड एट लास्ट रीनल फेलियर तक भी हो सकता है। तो दिस इज़ वेरी डेंजरस, लाइक अगर किसी को ज़रूरत से ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है प्रेगनेंसी में और वो केस अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि दिस इज हाइपर एमिसिस ग्रेविडेटम का केस है, सो आप देख रहे हैं इसके कितने सारे कॉन्सिक्वेंसेज है, कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो वहाँ से ही जो है एंटीनेटल केयर से हमें स्टार्ट कर देनी है उसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। बिहेवियरल चेंजेस हम करा सकते हैं कि सुबह उठे तो बिहेवियरल चेंजेस के अंदर मॉर्निंग में उठ के कुछ खाना है तभी उसको बेड से नीचे उतरना है, इस तरीके के बिहेवियरल चेंजेस कराने चाहिए हमें। साइकोलॉजिकल चेंजेस कराने चाहिए, बिकॉज प्रेगनेंसी में क्या होता है कि समटाइम्स अ लेडी डिडंट लाइक didn't like the smell of the soap, didn't like the smell of vegetables which are made in the home usually. So उन सबको चेंज हमें करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, बिकॉज प्रेगनेंसी इज़ अ नॉर्मल बट इट मे बी एबनॉर्मल अगर वहाँ पे सही टाइम पे सही केयर नहीं प्रोवाइड की जाए। ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे कि हॉस्पिटलाइजेशन कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसा हो गया, एंड फ्लूइड में हम क्या देंगे, ओरल फीडिंग को विद हेल्प कर देते 24 आवर्स के लिए। आफ्टर दिस अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है तो हम ओरल नहीं ले पा रही है तो उसको विद हेल्प करके हम IV फ्लूइड उसको देंगे। ओके, अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज 24 आवर सर्कुलेटेड एज फॉलोज, लाइक टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो हम उसको देते हैं 3 लीटर्स, ऑफ विच 5% डेक्सट्रोज होगा और हाफ इज रिंगर सोल्यूशन होगा, यानी RL होगा। देन हम उसको कुछ ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कुछ ड्रग्स उसको दिए जा सकते हैं लाइक प्रोमिथाजीन 25 mg, प्रोक्लोमेप्रेजिन, स्टैम्पटिल की जो टैबलेट्स आती हैं 5 mg की, देन सिक्विल की टैबलेट आती है 10 mg की, वो हम उसको दे सकते हैं एट
ट्वाइस। ओके, सॉरी, आईएम में उसको इंसर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ इंजेक्शन। देन हाइड्रोकोर्टिसोन की टैबलेट जो 100 mg, सॉरी हाइड्रोकोर्टिसोन जो होता है 100 mg आईवी दे सकते हैं हम ड्रिप में, अगर उसको हाइपोटेंशन है तो। एंड इसके साथ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देंगे, क्योंकि विटामिन बी की डेफिशिएंसी से हमने देखा थायमिन हो रहा था, तो हम विटामिन बी रिच उसको दे सकते हैं। देन विटामिन बी में हम 100 mg डेली उसको दे सकते हैं। विटामिन B6, B, C एंड B12 की जो होती है वो सब हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग, दैट इज फिनार्गन, स्टैम्प्टिल एंड सिक्विल। देन हाइड्रोकॉर्टिसोन में बी गिवन। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।